नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। और सबसे पहले आज हम अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर हम यानी जी बिजनेस आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जी बिजनेस देश में बिजनेस न्यूज चैनल्स की दुनिया में भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। 17 महीनों बाद जारी बाक रेटिंग्स में जी बिजनेस ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी बिजनेस चैनल्स को भी एक साथ पीछे छोड़ नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। जी बिजनेस पर दर्शकों के एक तरफा भरोसा का अंदाजा आप रेटिंग से लगाइए। बार्क रेटिंग्स के मुताबिक जी बिजनेस की टीआरपी 59.7 तकरीबन 60% रही, जबकि बिजनेस सेगमेंट के बाकी सभी हिंदी और अंग्रेजी चैनल्स मिलाकर जो टीआरपी आई है वो 40 रही है। यानी कि बाकी सभी चैनल्स मिलाकर भी जी बिजनेस की टीआरपी से काफी पीछे रहे। इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और आगे भी हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल अब लौटते हैं आज के टॉपिक पर। लोन रिकवरी एजेंट्स के काले कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में गुरुग्राम और मुंबई में रिकवरी एजेंट्स ने सारी हदें पार कर दी। लोन वसूली के लिए ग्राहकों के रिश्तेदारों को अश्लील मैसेज भेजा गया, बल्कि कुछ ग्राहकों को तो लोन चुकाने के बाद भी उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वसूली की गई। हाल ही में ईडी की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ने एक कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस गोरख धंधे को रोका कैसे जाए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। पहले फोन पर लोन, फिर धमकी भरी कॉल और इसके बाद जैसे ही कोरोना आया लोगों की नौकरियां गईं, बेरोजगारी बढ़ी। फर्जी ऐप से इंस्टेंट लोन बांटने वालों की तादाद भी बढ़ गई। लेकिन जिसने एक बार इन फर्जी ऐप से इंस्टेंट लोन ले लिया, मानो उसने मुसीबत मोल ले ली। जल्दी लोन पाने के चक्कर में लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। इसमें ग्राहक से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लेकर कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे कागजात न रहने पर भी लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे ऐप का किसी भी बैंक या एनबीएफसी से दूर दूर तक नाता नहीं होता। पहले समझते हैं कि कैसे ये हफ्ता वसूली करने वाली कंपनियां ग्राहकों को फंसाती हैं। दरअसल ये ग्राहकों को उनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की दुहाई देती हैं और कई बार बगैर किसी इनकम प्रूफ के मिनटों में ऐप पर 50,000 तक के लोन देने का वादा करती हैं। ग्राहक के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ ही सारी निजी जानकारियां जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटो गैलरी एक्सेस कर लेती है। पैसे की किल्लत से जूझ रहा ग्राहक या तो सारी शर्तें नहीं पढ़ पाता या समझते हुए भी उसे दरकिनार कर देता है। और यहीं से शुरू हो जाता है एक्सटॉर्शन का खेल। एक तो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां सालाना 36 से 50% ब्याज लेती हैं और समय पर कर्ज न चुका पाने पर रोजाना भारी भरकम पेनल्टी वसूलती हैं। कई बार ये लोन की रकम का 50% तक होता है। 20 से 25% तक प्रोसेसिंग फीस लेती हैं। ऊपर से 18% जीएसटी भी लेती हैं। मतलब किसी ने अगर 12,000 रुपए का लोन लिया है तो हाथ में बमुश्किल 10,000 रुपए आते हैं। अगर पेमेंट में देरी हुई, आज जोड़कर रकम कब दुगनी हुई पता भी नहीं चलता। लोन अदायगी में देरी के साथ फिर बदतमीजियों और शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। मुंबई और गुरुग्राम में सामने आए ताजा मामलों में तो रिकवरी एजेंट्स ने हदें ही पार कर दी हैं। सोशल मीडिया पर बदनामी के अलावा ग्राहकों को जलील करने के लिए उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोगों को अश्लील मैसेज करने की धमकी भी देते दिखे हैं। कुछ मामलों में तो बाकायदा अश्लील मैसेज भेजे हैं। एक्सटॉर्शन और अश्लीलता पर उतर जाने वाली इन फर्जी लोन बांटने वाली कंपनियों के खिलाफ आरबीआई ने जून 2020 में नियम भी जारी किए। बाद में इसी मामले पर वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। अब अंतिम नियम आना बाकी है। रिजर्व बैंक ने भी बढ़ते शोषण के ऐसे मामलों पर लोगों को आगाह किया है कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेज की कॉपी किसी अजनबी एजेंट या ऐप को नहीं देनी चाहिए जो लोन देने के लिए एनबीएफसी या किसी बैंक से जुड़ा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एल.एन. राव सर, जो कि पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के और सुरक्षा मामलों के जानकार भी हैं। हमारे साथ मधु एकम्बरम साहब हैं, जो कि सीईओ हैं क्रेजी बी के और फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस के, यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको याद भी होगा, हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया भी चलाया था, इसके अलावा हमने दूसरे भी ऑपरेशन चलाए जिसमें हम लगातार अपने दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह करते रहते हैं कि किस तरह से आप जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। और ऑपरेशन हफ्ता वसूली में तो हमने बाकायदा ये जो प्रसंग सामने आया है, बाकायदा इसी तरह के वसूली गैंग्स का भंडाफोड़ किया था, उसके बाद उन पर एक्शंस भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत जी, ये घटनाएं बता रही हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी सख्ती कर लीजिए, ये मामले रुक नहीं रहे हैं। आखिर क्यों भय नहीं है, आखिर क्यों डर नहीं है ऐसे ऐप्स में? दो चीजें इसमें। एक तो आरबीआई का रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या होना चाहिए, कैसे ऐप्स लॉन्च होने चाहिए, या रेगुलेशन क्लियर हुआ है तो अभी भी जो ऐप्स के आड़ में ये गोरख धंधा चल रहा है, लोगों को, मतलब जो गरीब जिनको तुरंत पैसे की जरूरत होती है, उनसे पैसा लूटा जा रहा है आज भी। दूसरी चीज ये है कि जो पुलिस एक्शन है इसमें, मतलब क्योंकि इसकी अमाउंट कम होती है तो कई बार पुलिस इसमें एक्शन लेने में कम पड़ जाती है, बड़ी एक्शन ले नहीं पाती। तो या फिर ऐसा भी देखा गया है कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये पुलिस से साठ गांठ करके अपना एक सिस्टम बना के चलते हैं। तो इसके चलते जो ये छोटे लोन के जो इनके कस्टमर होते हैं, इनके लिए कोई रिकोर्स बचता नहीं है, तो ये डरे सहमे में रहते हैं। और अभी इन्होंने ये ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा कर दिया है, बिकॉज भले पैसा ना हो, खाना ना हो, लेकिन हर एक आदमी अपने इज्जत से कोई खिलवाड़ करता है तो काफी दिल पे ले लेता है। आपने देखा होगा, हमने लास्ट कार्यक्रम में डिस्कस भी किया था कि एक राइटर, टीवी का राइटर था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसने सुसाइड कर लिया था। तो इसी के लोन शार्क्स ने उनको फॉलो अप करते रहे और उनको ब्लैकमेल किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे कई मामले आ रहे हैं और जब तक हम पुख्ता कानून, पुख्ता रेगुलेशन नहीं बनाते, तब तक ये लूपहोल्स का फायदा लेके ऐसा फ्रॉड, ऐसे जो कांड है जिससे लोग मरे जा रहे हैं और छोटे छोटे लोन्स के चलते लोगों का बड़ा जीवन जा रहा है, ये होते रहेगा। एब्सोल्युटली। मैं इससे पहले कि राव सर से इसके कानूनी पक्ष और समझने की कोशिश करूं, मैं मधु जी आपके पास आना चाहूंगा। और मेरा एक सवाल है सर, और हम बाकायदा इस पर मंथन भी कर रहे हैं। मैं जब अपनी टीम के साथ इस पर बातचीत कर रहा था तो मेरा सवाल एक ही था, ये ऐप्स धड़ल्ले से बन कैसे जा रहे हैं, किस तरह से इनकी कोडिंग होती है? जब ये ऐप बन जाते हैं तो क्या इन पर कोई चेक नहीं है कि इनकी मंशा क्या है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है? इस पर कोई चेक नहीं होता है सर? मधु जी। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि आरबीआई का जो सुपरविजन रहता है वो ज्यादातर एनबीएफसीज और जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज और और बैंक्स के ऊपर ही रहता है। जैसे ये जो एप्स आते हैं, इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है विद इन द बैक साइड एनबीएफसी के साथ, वो कभी वैलिडेट नहीं होता है क्योंकि ये सारे रेगुलेटेड एंटिटीज नहीं रहते। पहली बात ये हो गई। सेकेंड जो चीज हमें जो गौर देना है कि इन एप्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इन एप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ऐप स्टोर से, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया या दिस वन आईफोन का एक iOS स्टोर हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है, वहीं से लोगों के तरफ ये पहुंची जाती है। देखिए वहां पे भी ऑलरेडी थोड़ा गूगल प्ले स्टोर ने भी कुछ पॉलिसीज क्रिएट किए, बट इतना स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से। वहां पे उनको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड एंटिटी से ये लोन दे रहे हैं तो इनके पीछे कोई एनबीएफसी या बैंक है, या बिना बैंक या एनबीएफसी के ये लोग अभी लोन दे रहे हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, वहां पे थोड़ा बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस लेके आना पड़ेगा। और वो अभी तक गाइडलाइंस के तरफ से, रेगुलेटर के तरफ से गाइडलाइंस बोल के नहीं आया है। तो अभी जो भी गूगल प्ले स्टोर जो भी अपना पॉलिसीज रखता है, वो उनका ही एक पॉलिसीज है, जहाँ पे जिस ऐप को अलो करते हैं, जिस ऐप को अलो नहीं करते, वो उनका ही खुद का पॉलिसी है। इसके ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी पॉलिसी या कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम अभी तक नहीं बना हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी आज का डेट पे अपना ऐप क्रिएट कर सकता है और वो ऐप को गूगल प्ले में अपलोड करके उसका एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है। तो उसी की तरफ से ये ऐप अच्छा मधु जी, अच्छा अगर ऐसे ऐप्स अगर पकड़ में आ गए
और उनको हमें हटाना है या उनके ऊपर पेनल्टी लगानी है, या जो ऐप का फाउंडर है, जिन लोगों ने बनाया, उन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? वहां पे देखिए, गूगल प्ले स्टोर का पास ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है। वहां पे तो एटलीस्ट एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन रहता है उनके। जब भी अपना ऐप लिस्ट करना पड़ता है तो वहां पे अपना कंपनी का इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ता है। तो पहले बहुत आसान ये रहेगा कि गूगल प्ले स्टोर में एक कंप्लेंट लिखना है कि ऐसे ऐप से हमें ऐसा इश्यू है, इसका ऑथेंटिसिटी हमें बताइए। तो वो उनका जानकारी देने में थोड़ा मतलब 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, बट वो जनरली दे देते हैं कि उसका क्या, ऐप का कौन फाउंडर है, कहाँ से कंपनी है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये सब बातें वो गूगल प्ले स्टोर से निकल जाता है। पहली बात तो ये है। सेकेंड चीज क्या है कि देखिए, आपका जो फाइट है इस एप्स के अगेंस्ट, वो ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, बट उसके वजह से काफी कम हो गए। अभी ये बंद नहीं हुए हैं, बट जो हमारा 2020 में जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो आपने दिसंबर जनवरी टाइम पे जो चलाया था, उस टाइम पे जितना मात्र में ये था, एक बहुत बड़ी इसमें था। मैं एक नंबर बोलता हूँ आपको, उस टाइम पे ओवरऑल लेंडिंग एप्स जो गूगल ऐप स्टोर में थे, वो करीबन 1400 to 1500 एप्स थे। आज का डेट में वो नंबर आके थोड़ा बहुत 100 या 150 तक पहुंच गया। मतलब 90% जो एप्स थे वो तो अभी नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे अब अगर रेगुलेटेड एप्स का गिनती देखेंगे तो शायद वो 20 या 25 ही होंगे। अभी भी बाकी जो 100 के ऊपर जो एप्स अभी भी ऐप स्टोर में है, उनका रेगुलेशंस के ऊपर काफी सारा ग्रे एरिया है जो हमें देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ये अपने आप में कहानी बयां करती है। राव सर मेरे साथ हैं, मधु जी इस बात के साक्षी हैं राव सर, कि किस तरह से जी बिजनेस से एक छोटी सी मुहिम चलाई और उस मुहिम का बड़ा इंपैक्ट हुआ। इवन गूगल प्ले स्टोर से इस तरह के एप्स हटाए गए। उसमें हम ये तो क्लेम नहीं करते कि सारे हमारे ही वजह से हुए, लेकिन हाँ, हमने एक जागरूकता जरूर चलाई और उसका साथ तमाम एजेंसियों ने दिया और उन पर फिर क्रैकडाउन्स हुए और फिर एक जिम्मेदारी तय हुई। और आज एक छोटी सी पहल थी सर। कानून के हाथ तो कहे जाते हैं सर बहुत लंबे हैं, और हमारे देश में कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। खुद जो पुलिस डिपार्टमेंट का आईटी सेल है वो परेशान है। डेटा सरकारी बताते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। तो क्या जो हम मुहिम चला रहे हैं वो अपने आप से प्रोएक्टिव होके सरकारी तंत्र, खासतौर से पुलिस का जो तंत्र है, वो क्या प्रोएक्टिव होके सर इस तरह के एप्स को आने ही ना पाए, इस तरह की कोई कवायद नहीं कर सकता है सर? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने ये मुहिम छेड़ी है आम पब्लिक को जानकारी दिलाने के लिए, इसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। बहुत से लोगों को पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपके इस माध्यम से पहले भी आपने जैसे एक हफ्ता वसूली का प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा और वास्तव में ये जितनी ऐप्स थी उसमें कमी आई है, जैसे मधु जी ने बताया है। अब आप देखिए कि ये होता क्यों है, उसकी मेन जड़ क्या है, वजह क्या है, ये देखना है कि ये जो लोग हैं ऐसे स्क्रूपलस टाइप के लोग हैं जो कि लोन देने के बहाने, झांसा देने के बहाने, और एक आप ये देखिए छोटे छोटे लोन की बात करते हैं, 50,000 60,000 लाख रुपए तक का लोन, ये इंस्टेंट लोन देने की बात करते हैं। वो लोन जो देते हैं वो बहुत से लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। बहुत नीडी आदमी, गरीब आदमी लेगा 50,000 और 1 लाख रुपए का लोन, और वो इस झांसे में आकर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से ले लेते हैं और वो सारी चीज़ें अलाउ करा देते हैं आपके मोबाइल से, या जैसे भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपका सारे कॉन्टैक्ट सब कुछ वो उसको डाउनलोड करा लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास दे लेते हैं। मतलब दे आर ऑन दी साउंड फुटिंग जो ऐप वाले हैं, और उसके बाद वो लोन दे देते हैं। ये भी नहीं है कि नहीं देते, दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि चीटिंग करते हैं। उसके बाद जो इनका खेल शुरू होता है, जैसे आपने बताया एक्सटोर्शन का खेल, हैवी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद में, और उसके बाद जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, मैंने बहुत से लोगों से सुना है और ऐसी रिपोर्ट भी आई है दिल्ली पुलिस में और हरियाणा पुलिस में भी और कई जगह पर, कि वो एक्सटोर्शन के साथ साथ वो ऐसी अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं, उनके जो कंसर्न आदमी, क्योंकि उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट है सारी, उनके जिन जिन लोगों के साथ संबंध है, हमारे लोगों के साथ जो जो फोटो है वो देख लेते हैं और वो सारा करके भेज के वो नॉट ओनली वो रिकवरी की बात करते हैं, और रिकवरी के साथ साथ वो इस प्रकार से आदमी को ऐसा तंग भी करते हैं। लोग ऐसे करते हैं कि वो अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं आपको इतने दे देंगे। जो लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा लोन का अमाउंट का वसूली के भी कई बार रिपोर्ट्स आई हैं। तो उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमें सब लोगों को ये जागरूक होना है कि इन छोटे लालच में ना आए। और ऐसे ऐप देने वाले, जैसे अभी मधु जी ने कहा, उनसे पहले भी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जब तक RBI से जो परमिटेड बैंक्स हैं और जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके अलावा कोई भी ये जो लोन देने वाली बात करते हैं, एक तो सबसे पहले सरकार को उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनको कोई नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। ऐसे लोग ऐसे ही अपनी ऐप बनाकर नहीं शुरू करें। और दूसरा, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए
कि उनके पूरी डिटेल, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में चाहिए तो उनकी पूरी डिटेल, कौन है, कहाँ है, कैसे है, सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ पुलिस अपनी सख्ती से इसमें कार्रवाई करें। इसमें एक और वजह बता देता हूँ, जो छोटा अमाउंट होता है ना, लोग दरगुजर कर जाते हैं कि बेइज्जती होगी, ये होगा, मैं रिपोर्ट करूँगा, मेरी रिपोर्ट पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट अगर पुलिस में जाती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर केस रजिस्टर होता है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी केस की कार्रवाई होती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष बोला। एक्चुअली लोगों की एक मजबूरी, ये भी आपने सही कहा सर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ये पक्ष जरूर है लोगों का कि वो कई बार कि भाई कानून में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे तो बड़ा लंबे हो जाएंगे, तो छोड़ो, अपने तक ही रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे एक्सेस मांग रहे हैं वो लोग, आप खुद एक्सेस देते हैं, एक्सेस योर फोटो आप जाता है, आप यस करते हैं उसको, आप कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस देने के लिए यस करते हैं। और जब आप अपनी एक्सेस खुद अपने हाथ से देते हैं तो फिर एजेंसियां भी एक तरह से मजबूर हो जाती है कि खुद तो आपने एक्सेस दी है। तो आइंदा जब भी इस तरह के लोन्स ऐप्स के चक्कर में आप पड़े तो बहुत सतर्क आपको रहना है। इंस्टेंट ऐप के चक्कर में प्लीज आप भी मत पड़िएगा, पूरी छानबीन करने के बाद ही ऐप्स को देख लीजिएगा क्या उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी ऐसी है जो हम लगातार ऑपरेशन हफ्ता वसूली चला रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के ऐप्स की धोखाधड़ी कम नहीं हो रही है। आज हम आपको सतर्क जागरूक करना चाहते हैं, साथ ही साथ में ये बताना चाहते हैं कि आपके अधिकार अगर इस तरह की धोखाधड़ी में आप फंस जाएं तो क्या है। प्रशांत जी, जरा एक आम आदमी के लिए आप बताइए सर, अगर सारी तरफ की सतर्कता के बावजूद मजबूरी ऐसी है कि इन ऐप्स के झांसे में कोई आ ही गया, तो अब अधिकार उसके पास क्या है, क्या उसको अब आगे करना चाहिए? देखिए, ये जो ऐप से पैसा लेने के बाद में जो ये वसूली एजेंट आपके साथ करते हैं, मतलब जो विक्टिम्स या क्लाइंट्स उस ऐप के होते हैं उसके साथ जो करते हैं उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं और ब्लैकमेलिंग कहते हैं। ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के तहत इनके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज हो सकता है। और अगर आपको नीचे वाले पुलिस स्टेशन में अगर वो आपको कुछ दाद नहीं दे रहे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप डीसीपी के पास जाइए या एसपी के पास जाइए, आप थोड़ा ऊपर जाके ये कंप्लेंट को परस्यू कीजिए, क्योंकि जब तक आप परस्यू नहीं करेंगे तब तक इनका हौसला बना रहेगा, इन्हें लगेगा कि ये आपसे जैसे चाहे वैसे वसूली कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर ये कंपनी काफी दिन से इस मैदान में है और ये किए जा रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी ऑनलाइन केस दाखिल कर सकते हैं कि जो बोला गया था और जो ये कर रहे हैं आपके साथ में, अगर उसमें सर्विसेज में डिफरेंस हो तो आप वहां पे भी राहत के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो करते हैं वो कई बार क्रिमिनल एक्शन होता है और जिसकी कोई भी लॉ इसको ये परमिशन नहीं देता। ऑल राइट सर। मधु जी, आप क्या सलाह देंगे एक आम आदमी के लिए, क्योंकि इस तरह के ऐप्स के चक्कर में पूरा का पूरा जो दूसरे ऐप्स हैं जो जेन्युइनली बहुत ईमानदारी से लोगों को लोन देना चाहते हैं और अपना ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी इमेज भी प्रभावित होती है। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे सर, किस तरह की सतर्कता बरतें और अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? हाँ, देखिए क्या होता है कि कलेक्शंस जो रहता है वो एक लेंडिंग कंपनी, बैंक्स हो या एनबीएफसी को हो, ये एक नेसेसरी इविल है। क्योंकि क्या होता है कि काफी लोग मतलब देना नहीं चाहते, काफी फ्रॉड भी होता है। तो एक कलेक्शन एक प्रोसीजर है पूरा एक लेंडिंग का लाइफ साइकिल का। बट हाँ, इसमें क्या है कि आरबीआई ने एक फेयर प्रैक्टिस कोड एफपीसी डिफाइन किया है कि कलेक्शंस कैसे किया जाए। उसमें ये डिफाइन किया है कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ही कलेक्शंस होना चाहिए और एक कस्टमर को उनका घर पे ना जाए, बट कस्टमर को अपना ब्रांच के पास बुलाया जाए, एटलीस्ट 3 बार उसका कोशिश किया जाए, बाद में ही उनको उनका वर्क प्लेस या घर के पास जाके उनको मीटिंग करे। तो ऐसे बोल के काफी सारा इसके ऊपर एक एफपीसी कोड या फेयर प्रैक्टिस कोड ऑलरेडी आरबीआई ने जारी कर दिया है। अब क्या होता है कि इसके बावजूद भी काफी सारा नेगेटिव एक्टिविटीज होता है जो कलेक्शंस जो करते हैं। उसमें जैसे आपने बोला कि वो कॉन्टैक्ट्स लेके वहां पे कुछ अश्लील वीडियोस या इमेजेस भेजा जाता है, काफी सारा उनका डेटा के ऊपर ब्लैकमेलिंग होता है। तो इसके लिए काफी सारा ग्राहकों के पास एक ये रहता है, पहले तो वो कंपनी जो है शायद वो एजेंट कर रहा होगा, शायद वो कंपनी को पता है कि नहीं है वो पता नहीं रहता है, तो कंपनी को एक कंप्लेंट लिखे। उसके बाद आरबीआई का एक ऑम्बड्समैन पोर्टल रहता है, वहां पे भी वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और साइबर क्राइम पुलिस सेल्स है, तो वहां पे उनका जो कंप्लेंट है वो भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम सेल्स भी काफी एक्टिव है इन सब मामलों में। और ये सारे केसेस अपना जो फेस है, जो फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, हम लोग जब भी नियर बाई पुलिस साइबर सेल से बात करते हैं तो
ये वो एक नंबर भी देते हैं कि देखिए इतना हमारा पास आया है और हम लोग इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि इसका इश्यूज निकाले। तो कस्टमर को जब एक हद से बाहर जाके कलेक्शन एक्टिविटीज उनका लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो पुलिस के पास जाना है, आरबीआई का ओम्बड्समैन एक्ट में उनको एक केस दर्ज कर सकते हैं, कंपनी को लिख सकते हैं, कंपनी के शायद ये पता ना हो कि एजेंट ने क्या गलती किया है। तो काफी सारा ये सारे स्टेप्स है जो वो ले सकते हैं। और जैसे ही बहुत मात्रा में कंप्लेंट्स एक कंपनी के ऊपर आता है तो पुलिस भी जाके कंपनी का वेरिफिकेशन करते हैं और इसी एक प्रोसीजर से काफी सारे कंपनीज को भी बंद भी कर दिया गया है। बिल्कुल बंद किया गया, लेकिन हमेशा सर बार बार हमेशा आरोप या जो भी कहें आप, सवाल ये उठते हैं कि बहुत लेट हो जाता है, वो प्रॉम्प्ट एक्शन जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो फेथ है, जो एक कनेक्ट होना चाहिए पुलिस सिस्टम और आम जनता में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठते हैं। राव सर, एक ऐप पर कार्रवाई के लिए क्या एक एप्लीकेशन काफी नहीं है? बहुत बार वेट किया जाता है कि ठीक है आपके साथ हो सकता है तुक्के में हो गया हो। हमारे पास लोग बोलते हैं कि जब तक और एप्लीकेशन नहीं आई और हमारे पास नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या सिर्फ एक कंप्लेंट काफी नहीं है सर कि पुलिस उसमें प्रॉम्प्टली एक्शन ले? देखिए दीपक जी, बिल्कुल एक कंप्लेंट ही काफ़ी है। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक रिपोर्ट होती है वो एक ही काफ़ी होती है। उसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी के खिलाफ 10 कंप्लेंट आएंगी तभी वो कार्रवाई होगी। ऐसा कहने वाले जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ड्यूटी ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन का आदमी है, वो ऐसा कहता है, गलत है। तो जैसा अभी बता रहे थे कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में काम नहीं करता तो डीसीपी को जाकर शिकायत करें। और अभी तो अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो मैं आपको आपके दर्शकों को बता देना चाह रहा हूँ, बात से तो मालूम होगा, पब्लिसिटी हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश हो गया है। 15 जिले हैं दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स की बात अलग है। दिल्ली में हर जिले में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्पेशली ऐसी ही कंप्लेंट्स के लिए है। तो जिस एरिया में जो आदमी विक्टिम रहता है वो अपने एरिया में जाकर उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर है तो उसमें कंप्लेंट कर सकता है। और अगर एक्सटॉर्शन और दूसरा चीटिंग का कोई बात करता है या धमकी देकर कोई वसूली की बात करता है तो वो फिर हमें लोग अपने जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी करते हैं तो उनके सीनियर अफसर से बात करें। फिर भी अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट का सहारा भी लिया जा सकता है। इसमें कोर्ट में केस डाल सकते हैं उसके खिलाफ। तो वो सारी की सारी कार्रवाई, अगर मैं नहीं समझता कोर्ट तक जाने की जरूरत है, पुलिस स्टेशन में काम कर सकते हैं वो सारा। लेकिन जरूरत यह है कि लोगों को आगे बढ़ना होगा, रिपोर्ट करनी होगी। डरना नहीं है इन लोगों से कभी भी। ये जो लोग हैं इनसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग कभी भी ये मैं जैसे बताता हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो मतलब चोर के पैर नहीं होते हैं। वो भी एक कहावत है कि इनको जरा सी रिपोर्ट कर दीजिए आप, फिर देखिए आपके साथ कितने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे फिर आपके साथ। तो वो तभी बहादुर बनते हैं, तभी अपने आप में बड़े बनते हैं कि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि अमाउंट छोटा होता है। तो लोग अब कहते हैं ठीक है यार क्या करें, हो गया। डेफिनेटली रिपोर्ट करिए। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट करिए, पुलिस स्टेशन में जाइए, बताइए, और कोई भी चीज को दरगुजर ना करिए, उसको छोड़िए मत, और उनका पीछा करते रहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी तो ये अपने आप ये क्राइम करना बंद कर देंगे। सर मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से मुझे लगता है कि एक आम लोगों को काफी हौसला मिला होगा। और जैसा कि सर ने कहा, राव सर ने, कि छोड़िए मत बिल्कुल भी। अगर आपके साथ इस तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम पर भरोसा रखिए और कंप्लेंट जरूर कीजिए। आपने कंप्लेंट भी नहीं की और सिस्टम पर आप आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर उससे काम नहीं बनेगा। हो सकता है आपके साथ जो हुआ कल फिर किसी के साथ हो जाए, इसलिए कंप्लेंट जरूर कीजिए। और सिस्टम, पुलिस सब आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका अनुभव आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत माली, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। राव सर, थैंक यू सो मच सर। एकम्बरम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।